कल 4 जुलाई की शाम मैं देहरादून के दर्शन लाल चौक से गुजर रहा था। अचानक बीच सड़क पर तड़ 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 इतनी तेज आवाजें गूंजने लगी कि पूरा इलाका थम सा गया। राहगीर रुक गए, गाड़ियां जहां की तहां ठहर गई। मैं भी ठिठक कर देखने लगा कि आखिर हुआ क्या है। सच कहूं तो उत्तराखंड में पिछले कुछ समय से कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, उस माहौल में पहला ख्याल यही आया कि कहीं गोलियां तो नहीं चल गई। शायद वहां मौजूद अधिकांश लोगों के मन में यही सवाल या यही बात उठी होगी। लेकिन कुछ ही पल बाद पता चला कि ये गोलियों की आवाज नहीं, बल्कि हजारों पटाखों की गूंज थी। वजह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल के 5 साल पूरे होने का जश्न मनाया जा रहा था। यह सुनकर मेरे मन में सवाल उठा कि अभी 5 साल तो पूरे हुए नहीं हैं, फिर यह जश्न किस बात का। याद आया कि धामी जी पहली बार 2021 में उस दौर में मुख्यमंत्री बने थे कुछ महीने के लिए, जब उत्तराखंड में एक के बाद एक मुख्यमंत्री बदले जा रहे थे। छींका उनके भाग का भी फूट गया था। इसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में धामी अपनी विधानसभा सीट से चुनाव हार गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाए रखने का फैसला किया और बाद में एक विधायक के इस्तीफे के बाद खाली हुई सीट से उपचुनाव लड़ाकर उन्हें विधानसभा पहुंचाया गया। यानी कि मुख्यमंत्री पद पर उनकी वापसी जनता के सीधे जनादेश से नहीं, बल्कि उनकी पार्टी के राजनीतिक फैसले से हुई। यह एक निर्विवाद राजनीतिक तथ्य है। अब इस तथ्य के आधार पर उनके कामकाज का आकलन अलग अलग लोगों का अलग अलग हो सकता है। पिछले कुछ दिनों से आपने उनके 5 साल की उपलब्धियों का गुणगान खूब सुना होगा। सरकार और पार्टी अपनी उपलब्धियां गिना रही हैं, लेकिन हर उपलब्धि का एक दूसरा पक्ष भी होता है जिस पर चर्चा कम होती है। इस वीडियो में हम धामी सरकार के उन फैसलों, विवादों और दावों की भी बात करेंगे जिन पर उत्तराखंड में लगातार बहस होती रही है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि तस्वीर का दूसरा पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सत्ता संभाले 5 साल हो गए हैं। इस दौरान उनकी सरकार ने कई बड़े फैसले लिए। कुछ फैसलों की सराहना भी हुई तो कुछ विवादों के केंद्र में रहे। आज हम बात करेंगे धामी सरकार के कार्यकाल के उन प्रमुख विवादों की जिन्होंने उत्तराखंड की राजनीति और प्रशासन को सबसे ज्यादा प्रभावित किया और यहां के नागरिकों को भी। सबसे पहले बात अंकिता भंडारी हत्याकांड की। सितंबर 2022 में अंकिता भंडारी की हत्या ने पूरे राज्य को झकझोर दिया। आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, मामला अदालत तक पहुंचा, निचली अदालत से सजा भी हुई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, आखिर वह कथित वीआईपी कौन था जिसका जिक्र बार बार चर्चाओं में हुआ। सरकार ने जांच एजेंसियों पर भरोसा जताया और कहा कि कानून अपना काम कर रहा है। लेकिन सामाजिक संगठनों ने लगातार आरोप लगाया कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच नहीं हुई। जन दबाव में सीबीआई जांच की घोषणा हुई, लेकिन एफआईआर अपने आदमी अनिल प्रकाश जोशी से लिखवाई गई। जांच शुरू हुए अब 5 महीने हो चुके हैं, लेकिन क्या जांच हुई किसी को पता ही नहीं। इससे नाराज लोग अब सीबीआई ऑफिसों पर ताले जड़ने लगे हैं। जवाब देंगे, हमें जवाब चाहिए, नहीं उनको बुलाइए ना। माता जी तो क्या
सन्नाटा तोड़ के आ, सारे बंधन छोड़ के आ, ये सन्नाटा तोड़ के आ, सारे बंधन तोड़ के आ, नाटा तोड़ के आ, सारे बंधन छोड़ के आ। ये सारी दुनिया तेरी है, ये सारी दुनिया तेरी है, सारी दुनिया तेरी है, ये सारी दुनिया तेरी है, ये सारी दुनिया तेरी है, तेरा मेरा छोड़ के आ, ये सन्नाटा तोड़ के आ। रोजगार का भगवान हाकम सिंह धामी सरकार की दूसरी बड़ी उपलब्धि है। पेपर लीक मामले का असली मास्टरमाइंड बताया गया था हाकम सिंह को। हालांकि उसका हाकिम कौन है आज तक जवाब नहीं मिला। हाकम गिरफ्तार भी हुआ, जेल भी गया, लेकिन तथाकथित सख्त नकल विरोधी कानून के बावजूद खुला घूम रहा है। यूके SSC पेपर लीक ने हजारों युवाओं का भरोसा तोड़ दिया। सरकार ने कई गिरफ्तारियां कराई, सख्त नकल विरोधी कानून भी बनाया तथाकथित, और जांच एजेंसियों को कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बावजूद यह सवाल बना रहा कि भर्ती व्यवस्था इतनी कमजोर कैसे हो गई। इसका जवाब जानने के लिए बेरोजगार युवाओं को सड़क पर उतरकर आंदोलन करना पड़ा। इस मामले की भी CBI जांच की घोषणा हुई, लेकिन नतीजा यहां भी 0, 0। CBI ने कहा किसकी जांच की, किसी को पता नहीं। बीच में हमें बहुत सचेत रहना होगा, प्लीज समझो। खासकर जो हमारे युवा साथी खड़े हैं, देखिए कि लाइन में बहुत ध्यान से देखना। ये लड़के इधर है ना, उनको बोलो आप इधर को आए, सब लोग आए। वो पीछे है मंच के, यहाँ पे लड़के है ना, ये भाई लोग सब इधर को, भाई लोग सब लोग इधर को, इस साइड में उसको मत मंच के पीछे देखो। अब आगे आ जाओ यार भाई। एक और विवाद विधानसभा में बैकडोर भर्तियों का। विधानसभा में नियमों को दरकिनार कर नियुक्तियां किए जाने का मामला सामने आया तो पूरे राज्य में इसकी चर्चा हुई। बाद में कई नियुक्तियां निरस्त की गई, लेकिन सरकार की जवाबदेही पर लगातार सवाल उठते रहे। सरकार ने इसे सुधारात्मक कार्रवाई बताते हुए पारदर्शिता की बात कही। अब तक सरकार ने यह नहीं बताया पारदर्शिता के बावजूद कि केवल कुछ नियुक्तियों को ही निरस्त क्यों किया गया, सभी को क्यों नहीं। अब बात समान नागरिक संहिता यानी UCC की। बड़ी भारी उपलब्धि के रूप में प्रचारित किया गया इस कानून को। कहा गया कि धामी सरकार ने उत्तराखंड को देश का पहला राज्य बना दिया है जहां UCC लागू किया गया है। समर्थकों ने कहा कि ये तो ऐतिहासिक किस्म का हो गया जी। इस कानून को कहा गया यूनिफॉर्म, लेकिन क्या ये यूनिफॉर्म है? यदि हां तो फिर जनजातियों को इससे बाहर क्यों रखा गया? दूसरा सवाल ये कि क्या इस कानून को बनाने से पहले व्यापक सामाजिक संवाद किया गया? जवाब है नहीं। दरअसल कानून समानता के लिए तो बनाया ही नहीं गया। ये तो एक समुदाय के खिलाफ बीजेपी के पूर्वाग्रह को संतुष्ट करने के लिए बनाया गया। बात एक खास समुदाय के प्रति पूर्वाग्रहों की चल पड़ी है तो मुख्यमंत्री के नफरती भाषणों का भी जिक्र करना होगा। एक अमेरिकी एजेंसी ने धामी को पूरे देश में नफरती भाषण देने में पहला स्थान दिया। एजेंसी के अनुसार उन्होंने 71 नफरती भाषण दिए। लैंड जिहाद, लव जिहाद जैसे शब्दों का बेशक कहीं कोई अस्तित्व न हो, बेशक धामी के ही सरकारी विभाग कह रहे हो कि इस तरह के जिहाद जैसा कोई मामला राज्य में नहीं है, लेकिन धामी हैं कि बिना जिहाद के वे कुछ कर ही नहीं सकते, आगे बढ़ ही नहीं पाते। पिछले दिनों एक भागवत कथा में गए तो वहां भी उन्होंने वही लव जिहाद, लैंड जिहाद का राग अलापना शुरू किया, जो उनके सरकारी विभागों के अनुसार कुछ है ही नहीं। सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को सरकार ने कानून का पालन बताया, हमने भी मान लिया, लेकिन जब इस अभियान के साथ लैंड जिहाद जैसे शब्द इस्तेमाल किए गए तो समझ आ गया कि असली मकसद अवैध कब्जे हटाना तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि मकसद सामाजिक ध्रुवीकरण करना है, जो आने वाले समय में बीजेपी को वोट दिलाने वाला है। इसी तरह अवैध मदरसों और धार्मिक ढांचों पर कार्रवाई की गई। दून अस्पताल के बाहर 200 साल पुरानी दरगाह रात के अंधेरे में तोड़ दी गई।
सामाजिक संगठनों ने विरोध किया तो नफरती गुर्गों से विरोध करने वालों को जहां मिले वहां पीटने का फरमान जारी करवाया गया। सरकार का कहना था कि कानून सभी पर समान रूप से लागू होगा, जबकि इस तरह की तमाम कार्रवाइयों में साफ देखा गया कि कार्रवाई चयनात्मक थी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जितना संभव था उतना प्रहार किया गया। सरकार की आलोचना करने वाले कलाकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं पर FIR दर्ज की गई। जहां ऐसा करना संभव नहीं हुआ वहां सोशल मीडिया में सरकार की आलोचना करने वाली पोस्ट बंद करवाई गई। प्रतापनगर में केतन लाल की हत्या के बाद हम लोग देवल गांव गए थे, उनके गांव में। वहां के मैंने 5 वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किए, लेकिन स्थानीय नियमों का हवाला देकर उन्हें भारत में बंद कर दिया गया। हम सभी लोगों की जुबान से यह सुना कि धनपाल लाल जी यहाँ पहुँच करके अपने सुनो ये ना बॉस ये आपको लगता है? अरे जा रहा है भाई साहब, गया नहीं है ना, नेटिंग चल रहे हैं, नेट कैसे ठंडा करा। रानी लक्ष्मी शाह आएगी उसको रोकेंगे कोई? रानी लक्ष्मी शाह जब आएगी यहाँ की जो मतलब यहाँ की सांसद है, जब वो आएगी उसको कोई उनका भी अगर उनकी हमें लगेगा शांति व्यवस्था प्रदीप टमटा भी आए थे ना, शासन प्रशासन है ना, उसको एक ही गाड़ी से भेजे थे, उसको मिलने धामी जी की सरकार और उनके अफसर कहते हैं कि कार्रवाई कानून के अनुसार की गई है। जीरो टॉलरेंस का राग खूब अलापा गया, लेकिन समय समय पर भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आए। हरिद्वार भूमि खरीद प्रकरण जैसे मामलों में अधिकारियों को बर्खास्त तक करना पड़ा। केदारनाथ में सोना गायब होने का मामला आज तक नहीं सुलझा और अब बद्रीनाथ में चढ़ावा चोरी होने की भी चर्चा जोरों पर है। बताया जा रहा है कि बद्रीनाथ में चोरी की जांच के लिए कमेटी बनाई गई है। जैसे तमाम दूसरी जांचें हुई वैसे ही ये जांच भी, इस मामले की जांच भी हो जाएगी, आप चिंता बिल्कुल न करें। चलते चलते कुछ नाम गिनवा रहा हूं, सभी लोग बीजेपी से जुड़े हुए हैं। इनके नाम क्यों चर्चा में रहे या चर्चा में हैं, ये आप खुद देख लीजिए। नाम है दुष्यंत गौतम, अजय कुमार, सुरेश राठौर, मुकेश बोरा, आदित्य राज सैनी, भगवत सिंह बोरा, पूर्ण सिंह रावत और हरिद्वार की वो महिला पदाधिकारी जिसने अपनी ही नाबालिग बेटी को, उस महिला का नाम जानबूझकर नहीं ले रहा हूं क्योंकि मामला नाबालिग से दुष्कर्म करवाए जाने का है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इन सब मामलों को भी 5 साल की उपलब्धियों में गिना जाएगा? क्योंकि जवाबदेही तो अंततः सरकार की ही बनती है। लोकतंत्र में किसी भी सरकार का मूल्यांकन उसके दावों से नहीं, बल्कि उसके फैसलों, उसकी पारदर्शिता और जनता पर पड़े प्रभाव से किया जाता है। आपकी क्या राय है? धामी सरकार के कार्यकाल का सबसे बड़ा विवाद कौन सा रहा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हमारा ये चैनल एक स्वतंत्र प्रयास है आप तक तथ्य, सवाल और सच पहुंचाने का। आज जब सच सबसे बड़े संकट में है तो हम सीमित संसाधनों और आर्थिक चुनौतियों के बावजूद आप तक सच पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सच की ये लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जा सकती। इसके लिए आपके साथ और आपके सहयोग की हमें सख्त जरूरत है। अगर आपको लगता है कि सत्ता से सवाल पूछना और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करना जरूरी है, तो जितना आपसे हो सके, जितना बन पड़े, हमें आर्थिक सहयोग अवश्य दीजिएगा। आप वीडियो के नीचे दिए गए ज्वाइन बटन के माध्यम से सहयोग कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिखाई दे रहे QR कोड या डिस्क्रिप्शन में दी गई बैंक डिटेल्स का भी आप मदद करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। आपका सहयोग सिर्फ आर्थिक मदद नहीं, यह सच बोलने के साहस को मजबूती देना जैसा है। आप वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके और शेयर करके भी इस आवाज को ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं।
आर्थिक सहयोग देने के लिए मैं जगदीश कुकरेती जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपका विश्वास और समर्थन हमें लगातार बेहतर काम करने की प्रेरणा देता है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जल्द मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, नए सवालों के साथ, एक और वीडियो में। नमस्कार।